हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत ALP पे। दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी को पढ़ने के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा लास्ट क्लास था। इसमें हम लोग वायुमंडल का वितरण पढ़ रहे थे। इसमें हमने 5 मंडलों के बारे में पढ़ा: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। हमारा आज का टॉपिक हमारा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हमारा आज का टॉपिक क्या है? वायुमंडलीय दाब। हम लोग आज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ भी है। ये चैप्टर थोड़ा कठिन है, जो कि आप लोग अगर इसको समझ लेंगे अच्छे से मेहनत करके, तो आने वाले हर एक क्लास में इसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्लास को अपने। वायुमंडलीय दाब। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब एक निश्चित क्षेत्र पर वायु द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र पर वायु द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसका जो मापन होता है, वायुमंडलीय मापन का यूनिट या इकाई क्या होता है? बार। इसको एक मिलीबार भी कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, जो कि एक यंत्र है। पारे का प्रयोग होता है। इस यंत्र में पारे का प्रयोग होता है। पारे को HG से डिनोट करते हैं। इसका पूरा mmHg होगा, सिंबल mmHg। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं। जब पारा कम होगा तो निम्न दाब होगा। पारा नीचे की तरफ जाएगा तो निम्न दाब होगा। तो आंधी और तूफान आने की कंडीशन बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा निम्न दाब हो जाएगा तो तूफान आते हैं। अगर पारा पहले नीचे गया फिर जाकर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पारा ऊपर ही जा रहा है तो मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ होगा। अगर पारा ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो मौसम साफ रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायु दाब का वितरण। वायु दाब का वितरण जो कि 2 स्थिति में होता है, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई पर आधारित जो होते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। सबसे पहला देखते हैं ऊर्ध्वाधर। सबसे पहला क्या है? ऊर्ध्वाधर वायु दाब। हम लोग ये ऊंचाई के आधार पर होता है। तो एक फिगर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये फिगर है। इसमें हम लोग एक समान ऊंचाई के कुछ एयर कॉलम्स बनाए हैं। ये एक समान ऊंचाई के कुछ एयर कॉलम बनाए हैं। यहाँ पर एक समान ऊंचाई है, और इसमें हम लोगों ने ये क्या भरा है? ये हमने इसमें गैसें भरी है। तो आप लोग खुद बताइए कि सबसे ज़्यादा इसमें किसमें गैसें हैं? सबसे ज़्यादा एयर किसमें है? वायु भरी गई है। ये क्या भरी गई है? वायु। तो इसमें सबसे ज़्यादा वायु जो है A में है। इसको A, B, C और D और E नाम दिया गया है। सबसे ज़्यादा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा वायु जो है बॉक्स A में है, क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और उसके बाद सबसे कम किस में है? सबसे कम E में है। सबसे कम बॉक्स E में है, तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में प्रेशर जो होता है वो घटता है। तो हम लोग यहाँ पर
हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो देखें यहाँ पर क्या है, वायुदाब के आधार पर जब हाइट बढ़ेगी तो वायुदाब घटेगा, वायुदाब घटेगा। यही कारण है पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, यही कारण है कि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो है क्षैतिज वितरण, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसमें एक ट्राइसेलुलर मॉडल है जिसके आधार पर हम लोग इसको देखेंगे, और ये थोड़ा टफ भी है। आपको इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आने वाले हर चैप्टर में आपको ये सहायता करेगी। जैसे कि वायुदाब पेटियों में सहायता करेगी, और सब चैप्टर में, वर्षा में, विंड में बहुत ही सहायता देगी। तो ट्राइसेलुलर मॉडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये बना है फिगर, ये फिगर हम बड़ा कर दे रहे हैं। ये फिगर आप लोग देख सकते हैं। ये जो है लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसमें 0 अंश भूमध्य रेखा को हम लोग मान लेते हैं 0 अंश। उसके इधर 35 अंश साउथ और इधर 35 अंश नॉर्थ, इधर 65 अंश साउथ और इधर 65 अंश नॉर्थ, इधर 90 अंश साउथ और इधर 90 अंश नॉर्थ। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे। 0 अंश से जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये जो है वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है। 0 अंश या भूमध्य रेखा से वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वायु और ऊपर उठेगी, और वायु ऊपर उठेगी तो यहाँ पर इकट्ठा हो जा रही है। एक जगह पर क्या हो जा रही है, इकट्ठा हो जा रही है। तो यहाँ पर इकट्ठा हो जा रही है। इकट्ठा होने के बाद एयर जो है वायु ऊपर पहुँचने के बाद ठंडी हो गई, यहाँ पर इकट्ठा होकर ठंडी हो गई, और 0 अंश के दोनों तरफ हाई प्रेशर हो जाएगा। जब ये वायु यहाँ पर आकर ठंडा होने के बाद 35 अंश के आसपास गिरेगी, 35 अंश के आसपास गिर रही है। वायु जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर ठंडा होने के बाद लो प्रेशर के कारण 35 अंश के आसपास गिर रही है। देखिए यहाँ पर गिर रही है और इधर भी गिर रही है, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 90 अंश वाले कंडीशन में, 90 अंश वाले कंडीशन में वायु ठंडी होगी क्योंकि वायु गिर रही है। वायु जब ऊपर उठती है तो वायु गर्म होती है, तो ऊपर उठती है, और यहाँ पर वायु जो है नीचे गिर रही है, वायु ठंडी होगी। तो इस वाले भी कंडीशन में यही होगा। इस वाले भी कंडीशन में वायु नीचे गिर रही है जिससे वायु ठंडी हो रही है। हाई प्रेशर होगा, ठंडी होने पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, 35 डिग्री पर भी हाई प्रेशर होगा। अब हम लोग 65 डिग्री वाले 65 अंश वाले को देखते हैं। 65 अंश वाले में हम लोग देखेंगे कि वायु जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रही है, और लो प्रेशर के दोनों तरफ हाई प्रेशर होने के कारण ये अपने ओर दोनों तरफ फैल जा रही है। 65 अंश वाली जो वायु ऊपर उठ रही है, ये ऐसे दोनों तरफ फैल जाएगी, इसमें भी ऐसे दोनों तरफ फैल जाएगी। इस कंडीशन में हमें तीन कंडीशन बने, पहला, दूसरा और तीसरा। ये अभी हम लोग यहाँ पर कम अगर समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसका हम लोग अच्छे से लिखा हुआ पढ़ेंगे, जो कि इसका पूरा विस्तार में लिखा भी है। तो ये पहले को कहेंगे हेडरी सेल, दूसरे को कहेंगे फेरल सेल, और तीसरे को कहेंगे पोलर सेल या ध्रुवी सेल। ये ठंडी वायु होगी 90 अंश वाली डिग्री पर, नॉर्थ और साउथ से। ये वाला जो होता है, ये वाला भाग ये होता है व्यापारिक विंड या ट्रेड विंड। ये वाला भाग पछुआ पवन, और ये वाला भाग ध्रुवी पवन, और ये वाला भाग ध्रुवी पवन होते हैं, ध्रुवी विंड।
चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ध्रुवी पूर्वा, ध्रुवी पूर्वा और पछुआ पवनों के आपस में टकरा कर, ध्रुवी पूर्वा ये है और पछुआ पवन ये है, यह आपस में टकरा कर ऊपर उठ ऊपर आपस में टकरा कर ऊपर उठने से वायु की मात्रा में कमी आती है। ध्रुवी पूर्वा और पछुआ पवनों के आपस में टकरा कर ऊपर उठने से वायु की मात्रा में कमी आती है और यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होता है। देखिए पूर्वा पवन और पछुआ पवन को आपस में टकरा कर ऊपर उठने से वायु की मात्रा में कमी आती है, आपस में टकरा कर ऊपर उठने में वायु की मात्रा में कमी आती है, इसलिए और यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। अब ये हमारा कौन सा मॉडल है? ट्राइसिलेंडर मॉडल। चलते हैं आगे। अब हमारा सबसे पहला आता है उष्ण निम्न वायुदाब पेटी। उष्ण निम्न वायुदाब पेटी 10 अंश नॉर्थ से 10 अंश साउथ तक इसका क्षेत्र होता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उष्ण निम्न दाब वायुदाब पेटी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए ताप में वृद्धि और वायु ऊपर उठती है, इसलिए ताप में वृद्धि और वायु ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है। अभी हम लोग ने पढ़ा है पीछे ट्राइसिलेंडर मॉडल में। और वायु का घनत्व कम होगा और वायु का घनत्व कम होगा और वायु दाब क्षेत्र बनेगा, वायु और निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। वायु का घनत्व कम होगा और निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। जब ताप में वृद्धि होगी और वायु ऊपर उठेगी तो वायु का घनत्व कम होगा और वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। अब हमारा है दूसरा ध्रुवी दाब पेटी। ध्रुवी दाब पेटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलर प्रेशर पेट। इसका स्थान है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री। ध्रुवी दाब पेटी जो है निम्न ताप पर पाया जाता है, निम्न ताप पाया जाता है। ध्रुवी दाब पेटी में निम्न ताप पाया जाता है, जिसके कारण वायु सिकुड़ती हैं। वायु सिकुड़ने के कारण वायु दाब उच्च होता है, वायु दाब उच्च होता है। आगे चलते हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न ताप पाया जाता है, वायु सिकुड़ती है, वायु दाब उच्च होता है। ध्रुवी दाब पेटी में पोलर प्रेशर बेल्ट में इसकी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है क्षेत्र। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है उपोष्ण वायुदाब पेटी, जिसका क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक। यह एक गत्यात्मक रूप से चलने वाली दाब है। ये एक गत्यात्मक रूप से बनती है। उपोष्ण वायुदाब पेटी जो है गत्यात्मक रूप से बनती है। वायु नीचे उतरती है, इसमें वायु नीचे उतरती है, जिससे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की वायु बनती है और वायु की मात्रा बढ़ जाती है। वायु की मात्रा बढ़ जाती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र की वायु उच्च क्षेत्र बनता है, उच्च दाब बनता है, जिससे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च दाब बनता है और यह व्यापारिक और पछुआ पवनों का स्रोत होती है। यह उपोष्ण वायुदाब पेटी जो होती है ये व्यापारिक और पछुआ पवनों का स्रोत होती है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं।
30 से 35 डिग्री वाले सेल्स वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास सभी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग अगला क्लास स्टार्ट करेंगे कल। इससे ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पर ध्रुवीय, वॉइड ऑफ पेटी और ऐसे ऐसे पढ़ना है हम लोगों को। धन्यवाद।